तपती रेत पर जहां एक एक कदम चलना दुश्वार होता है और दुश्मन हर वक्त इस ताक में रहता है कि कब नजर चूके और वो अपने नापाक मंसूबे में कामयाब हो जाए। वहाँ देश की आखिरी चौकी की चौकसी ऊंट से होती है। ऊंट दस्ता रेगिस्तान में बीएसएफ का सबसे अच्छा दोस्त। ये देखिए आप रेगिस्तान में रेत में पैर धंसते अंदर, बहुत ज्यादा आगे आप जाने की कोशिश करेंगे और जहाँ पर थोड़ा सा टीला है वहाँ और मुश्किल हो जाता है आगे बढ़ना, तो रफ्तार कम हो जाती है और आप नीचे की तरफ झुकने लगते हैं। इसलिए ऐसी जगह पर काम आते हैं ऊंट। ऊंट जो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसीलिए क्योंकि उसके लिए बहुत आसान है, उसका पैर जो होता है बहुत ब्रॉड बेस का होता है और उसके लिए इस रेत में चलना ही नहीं दौड़ना भी बहुत आसान है। इसलिए रेत में ऊंट मदद करते हैं इन जवानों की ताकि आसानी से बॉर्डर की सुरक्षा कर सकें। आजादी का जश्न मनाने हम पहुंचे तपते रेगिस्तान में, भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर उनसे मिलने जिन्हें प्यार है अपनी ड्यूटी से, जिन्हें प्यार है भारत की इस रेत से और जिन्हें प्यार है अपने इन दोस्तों से। ये है रेगिस्तान में सरहद का रखवाला बीएसएफ का ऊंट दस्ता। पाकिस्तान का जहाज यानी ये ऊंट बहुत काम आता है बीएसएफ के जवानों के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में चलना बहुत मुश्किल है लेकिन इस ऊंट के लिए आसान है। और उसके साथ ही ऊंट जो हाइट देता है, जो कि बहुत इजी होता है फेंस के थ्रू देखना, वो तो अलग बात है। रेगिस्तान की तपती उड़ती धूल जहां न पानी है न कोई छाया, दुश्मन किसी भी ऊंचे रेत के टीले के पीछे छिपा हो सकता है। ऐसे में बीएसएफ के जवानों को एक ऐसे दोस्त के कंधे का सहारा मिलता है जिसकी सवारी दूर दूर तक निगहबानी कराती है, जो बिना पानी कई दिन तक रह सकता है, जिसे रेगिस्तान में चलने में कोई तकलीफ नहीं होती। इस वक्त है कंपनी कमांडर स्पोर्ट्सजीत जी, इनसे हम पूछते हैं कि किस तरह से ये लोग कैमल कॉप्स का इस्तेमाल करते हैं। स्पोर्ट्सजीत जी। मैम, दिन के समय और रात के समय जो है एरिया को इफेक्टिवली डोमिनेट करने के लिए हम फुट पेट्रोलिंग, व्हीकल पेट्रोलिंग, मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग और इसके अलावा जो है कैमल पेट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि कैमल पेट्रोलिंग की वजह से जो एक आदमी जिसकी एवरेज हाइट 5.5 से 6 फीट है, वो जब ऊंट पे बैठ करके पेट्रोलिंग करता है तो उसकी हाइट लगभग 12-13 फीट हो जाती है, जिससे क्या है कि वो अपने एरिया को और भी ज्यादा दूर तक और इफेक्टिवली जो है डोमिनेट कर सकते हैं। सरहद पर दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखने के लिए बीएसएफ ऊंट, घोड़े और डॉग स्क्वाड का इस्तेमाल करती है, लेकिन रेत का राजा तो ऊंट ही है। बीएसएफ का रेत का असली रुस्तम तो ऊंट ही है। घोड़े क्यों नहीं काम आते हैं, सिर्फ कैमल इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है रेगिस्तान में? मैम, घोड़े भी हैं। घोड़े जो पंजाब एरिया है जहाँ पे जो है घोड़ों का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है, वहाँ पे घोड़े हैं। राजस्थान है तो रेगिस्तान का एरिया होने की वजह से ऊंट को जैसे कि रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, तो इनका जो है ज्यादा इफेक्टिवली और इनको जो है रेत के इलाके में चलने की महारत हासिल है, इसलिए जो है बीएसएफ जो है इनका इस्तेमाल जो है रेगिस्तान के इलाके में करती है। तो कैमल कॉप्स कब से इस्तेमाल हो रहे हैं बीएसएफ में? लगभग जब से बीएसएफ खड़ी हुई है और बीएसएफ में तब से ही ऊँटों का जो है इंडक्शन शुरू हो गया था और कंटिन्यूसली जो है इनका इंडक्शन चल रहा है तब से। ये कोई आम ऊंट दस्ता नहीं है, हजारों में से एक आर्मी के जवानों की तरह ही ट्रेंड रेगिस्तान का ये राजा सज धज कर जब राजपथ पर कदम ताल करता है तो देश को यकीन हो जाता है कि बीएसएफ के इस ऊंट दस्ते की निगहबानी में रेगिस्तान के रेत पर कोई नापाक कदम नहीं पड़ सकता। गणतंत्र दिवस की परेड में भी इस्तेमाल हमने देखा है इनको परेड में, तो परेड में कब से इनको जो है लाया जा रहा है? मैम, ये एक बीएसएफ का ही एक ऐसा कैमल कंटीजेंट है नवेकला दुनिया के अंदर, जो कि गणतंत्र दिवस की परेड जहाँ अन्य जो है बीएसएफ रेजिंग डे परेड पर भी इस कैमल कंटीजेंट की डिमांड रहती है। और इसमें जो है हमारे जो बेस्ट ऊंट हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं और जो बेस्ट हैंडलर हैं वो इनको जो है हैंडल करते हैं। और काफी लंबे समय से जो है इसका इस्तेमाल जो है कैमल कंटीजेंट को जो बीएसएफ का है इसको जो है गणतंत्र दिवस पे परेड में शामिल किया गया है। रेत से राजपथ तक ऊंट दस्ता आगे बढ़ता है तो दुश्मन का दिल हिल जाता है। आपने बोला कि बेस्ट ऊंट, तो बेस्ट किस कैटेगरी में, क्या पैरामीटर होते हैं किसी ऊंट को बेस्ट कहने के? मैम, जब इनको ऊँटों को जो है
बीएसएफ खरीदती है तो इसका जो है काफ़ी इनके टेस्ट किए जाते हैं। एक प्रॉपर जो है बोर्ड जो है गठित किया जाता है जो कि इनका जो है नाप तोल लंबाई सारा मेजरमेंट करके जो है इनको किसी तरह की कोई हेल्थ एलिमेंट तो नहीं है, उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इनका जो है इंडक्शन बीएसएफ में किया जाता है। नहीं, और ट्रेनिंग कितनी जल्दी ले सकते हैं? कैमल्स को आमतौर पर ट्रेन करने में कितना समय लगता है और क्या इनकी उम्र होती है जब इनको ट्रेन किया जा सकता है? नॉर्मली जब ये बीएसएफ में खरीदे जाते हैं तो इनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल की हो चुकी होती है, तो ये यंग होते हैं। बाकी जो कैमल जो है उसको कैमल हैंडलर ही ट्रेड करता है। कैमल जो हमारे बीएसएफ के जो जवान हैं वो कैमल हैंडलिंग कोर्स करते हैं, उसमें उनको सिखाया जाता है कि कैमल को कैसे हैंडल करना है। तो उनका एक नमूना हम दिखा देते हैं। जैसे अभी हम चल रहे हैं, अब ये एक कमांड देंगे तो उसी वक्त एक रुक भी जाएंगे। आप दीजिएगा कमांड। ये देखिए, एक को बोला, दोनों रुक गए क्योंकि दोनों को समझ आ रहा है कि उनके लिए ये कमांड दिया गया, और साथ ही कैमरा पर्सन जो हमारे जिस ऊंट पर बैठे हैं वो भी साथ साथ रुक गया है। तो उनकी ट्रेनिंग देखिए कि कितनी स्ट्रांग ट्रेनिंग है, और ये भी जवान ही है, ये भी हमारे सरहद की सुरक्षा कर रहे हैं, इसलिए इनका भी उतना इंटेलिजेंट होना, उतना एलिजिबल होना उस जॉब के लिए बहुत जरूरी होता है। और आप आमतौर पर कैमल कॉप्स को कितनी देर के लिए पेट्रोलिंग के लिए यूज करते हैं? इनको मैम नॉर्मली जो है कैमल पेट्रोलिंग में थोड़ा मौसम का ध्यान रखा जाता है, और ऑड आवर्स पे यूज करने की कोशिश करते हैं कि जब जो है फुट पेट्रोलिंग होकर के आ गई है, जब व्हीकल पेट्रोलिंग होकर के आ गई है, तो उस बीच में जो है गैप को कवर करने के लिए कैमल पेट्रोलिंग का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अलावा जब भी कभी नेसेसरी लगता है कि अब जरूरत है इसकी, तब भी हम कैमल पेट्रोलिंग को इस्तेमाल करते हैं। ऊंट क्या दौड़ते भी हैं साथ में जब आप पेट्रोलिंग करते हैं, या सिर्फ ऐसे ही चलते हुए पेट्रोलिंग की जाती है? नहीं, वो कैमल हैंडलर पे डिपेंड करता है, वो उसको दौड़ा करके भी ले जा सकता है, उसको जो है पैदल पेट्रोलिंग करके भी एरिया को डोमिनेट कर सकता है। और कितना एरिया कवर हो जाता है एक बार की पेट्रोलिंग में? एक बार में जो ऊंट है 5 से 6 किलोमीटर जो है एरिया बड़े आराम से कवर करता है, और जरूरत हो तो उससे ज्यादा भी चलाया जा सकता है। कैमल कॉर्प्स में शामिल ऊंटों की समझदारी इन्हें देश का सिपाही बना देती है। ये ऊंट इतने समझदार होते हैं कि कभी कुछ नहीं भूलते। रेत की भूल भुलैया में एक बार जिस रास्ते से गुजर जाएं, इन्हें वो रास्ता हमेशा याद रहता है। तपती गर्मी में अगर बीएसएफ के जवान बीमार भी हो जाएं, तो कमांडिंग चौकी तक बिना किसी की मदद के, बिना रास्ता भटके लौट कर आ सकते हैं ये रणबांकुरे। बीएसएफ की वुमेन विंग भी कैमल कॉर्प्स की सवारी में पीछे नहीं है। बात देश की हिफाजत की हो तो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर बात होती है। आंख खुले वो धरती हिंदुस्तान की हो, जहाँ आंख खुले वो धरती हिंदुस्तान की हो, जहाँ आंख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो, जहाँ आंख बंद हो वो गली हिंदुस्तान की हो। मर जाएंगे पर कोई गम नहीं, मर जाएंगे पर कोई गम नहीं, पर मरते वक्त हाथ में वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो, वो मिट्टी हिंदुस्तान की हो। जय हिंद। जय हिंद। ऐसे ही आता है जुनून। हम सोचते हैं इनमें जुनून कहाँ से आता है। दिन भर आपस में जय हिंद बोलते हैं, हम हाय हेलो करते हैं कि आपस में जय हिंद बोलते हैं, हम गुड नाइट गुड मॉर्निंग कर देते हैं, ये भारत माता की जय बोलते हैं। तो जुनून तो आना ही है, और फिर जब ऐसी ऐसी शेर व शायरी भी इन्होंने याद कर रखी हो और दिन भर इसका उच्चारण करते रहते हो मंत्र की तरह, तो जुनून तो रहेगा ही। हमने आजादी की 70वीं सालगिरह का जश्न सरहद के रक्षकों के साथ मनाने का फैसला किया, तो यहाँ की मुश्किलें मालूम हुई। यहाँ सूरज जितनी आग उगलता है, रात उतनी ही ठंडी होती है। इस रेत की खासियत है, जितनी जल्दी गर्म होती है, इस वक्त बहुत गर्म है, और उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो गर्मी में जहाँ यहाँ का तापमान 56 डिग्री तक पहुँच जाता है, वही सर्दियों में माइनस में। अब जहाँ तापमान उठता गिरता रहता हो, उसके बीच में बीएसएफ के जवानों का जुनून एकदम स्थिर रहता है। सरहद की चौकसी जितनी जरूरी है, उतना ही जरूरी होता है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देना, और जवाब दिया जाता है गर्जना के साथ। दुश्मन नापाक कोशिश करे तो बीएसएफ की आर्टिलरी रेजिमेंट का मुंह खुल जाता है। जब गरजती है तोप तो कांपता है दुश्मन। एक छोटे से ब्रेक के बाद बॉर्डर की तोप।
बीएसएफ का आर्टिलरी रेजिमेंट और उसकी एक खतरनाक तोप, कम से कम 25 क्विंटल का वजन इसका है, और जब ये घात करती है तो कम से कम 17 किलोमीटर दूर तक वो गोला जाता है। दुश्मन को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारे जवान हमेशा मुस्तैद हैं इस आर्टिलरी के साथ। अब ये तोप अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर कम से कम 16 किलोग्राम का एक गोला जो कि लोड किया जाता है, और उसके बाद ये है ट्रिगर। बस इसको दबाया और उसके बाद क्या होगा दुश्मन का हश्र, वो आप सोच सकते हैं। कैसे होता है ये सब कुछ, आइए आपको दिखाते हैं। बीएसएफ आर्टिलरी में खास करके जो भी जवान आते हैं, अपना बेसिक ट्रेनिंग बीएसएफ का जो आम तौर पे जो ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग करने के बाद में जो आला दर्जे का जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं और फिजिकली भी जो फिट होते हैं, मतलब तंदुरुस्त होते हैं, और उस जवानों को आर्टिलरी में हम लेते हैं और आर्टिलरी के स्पेशल ट्रेनिंग इनको दिया जाता है। 1971 का जो इंडो पाकिस्तान लड़ाई के बाद बीएसएफ में आर्टिलरी की जरूरत को महसूस किया गया, और उसी साल में बीएसएफ आर्टिलरी का गठन हो गया। और उसके बाद में बीएसएफ का इम्प्रूवमेंट साथ साथ इसका मॉडर्नाइजेशन होता रहा। आज तक हमारे पास में लाइट फील्ड गन्स मौजूद है। ये गने 17 किलोमीटर तक दुश्मन का इलाके के ऊपर में वार कर सकते हैं। आजकल बीएसएफ आर्टिलरी गुजरात से लेकर कश्मीर तक वेस्टर्न बॉर्डर पे पूरा लगा हुआ है। हम आर्मी के साथ में लड़ाई के दौरान कंधे से कंधा मिला करके काम करने के लिए सक्षम है, और हमारा गनर उसके लिए बिल्कुल ट्रेंड है और अपना हिम्मत भी रखते हैं। इन गनों का मतलब 3 तरह का मेंटेनेंस होता है, एक डेली मेंटेनेंस, एक वीकली मेंटेनेंस, एक मंथली मेंटेनेंस। डेली मेंटेनेंस, वीकली मेंटेनेंस और मंथली मेंटेनेंस जो है, जो गन ग्रुप जो होता है जिसको डिटैचमेंट कहते हैं, ये करते हैं। जो फर्दर इसको मतलब मरम्मत की जरूरत पड़ता है, वर्कशॉप्स करती है। 1965 में भारत पाक युद्ध के बाद बीएसएफ को बनाया गया, लाया गया, क्योंकि कई सारी खामियां थी जिनको कवर अप करना जरूरी था, और उसके बाद इस तरह से मुस्तैदी बीएसएफ ने दिखाई है। ये सब मॉक ड्रिल आपके सामने हमने करके दिखाया। भगवान न करे कि कभी इन सब की जरूरत पड़े इस्तेमाल करने की, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन को चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि हमारे पास इतना कुछ है कि हम अपनी धरती पर किसी को कभी घुसने नहीं देंगे। कैमरामैन राजू यादव के साथ साक्षी जोशी, न्यूज़ 24, बीकानेर।